Good morning, all of you. कक्षा 10 एनसीईआरटी की भूगोल जो चैप्टर नंबर है पार्ट 4 कृषि चल रहा था, उसका पार्ट ये भाग 5 हम ले रहे हैं आज। आज का जो प्रकरण है, टॉपिक है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें में वे फसलें आती हैं जो खाई नहीं जाती, जो खाने योग्य नहीं है, लेकिन वे हमारे उद्योगों के लिए एक कच्चा माल प्रदान करती है। महत्वपूर्ण फसलें जैसे रबड़ और रेशेदार फसलें। तो सबसे पहले जो अखाद्य फसलें, उसमें 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है रबड़। देखिए, जो रबड़ का जो पौधा है, अगर उसको हम सीजन में देखे जाएं तो लगभग रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोए जाने वाला एक, यानी पूरे वर्ष तक, जैसे शुगर कैन को बोलते हैं, ऐसे रबड़ को लंबे समय तक बोई जाने वाली फसल है। मुख्य रूप से जो रबड़ का जो पौधा है, जो रबड़ की जो खेती है, वे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। जैसे तुमने पढ़ा कि जैसे ये ग्लोब हमारा, ये नीचे से संतरे जैसी आकृति हमारे ग्लोब की पृथ्वी के नीचे दिशा हुआ है, और ये हमारी इक्वेटरी क्षेत्र है, भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य रेखा है। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये बोई जाने वाली फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस फसल को उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी, अर्थात भूमध्य रेखा के थोड़े नॉर्थ और साउथ में भी इस फसल को बोया जाता है, रबड़ को। अगर वर्षा की मात्रा देखें तो वर्षा की मात्रा रबड़ के लिए अधिक चाहिए। जहाँ पर वर्षा देखो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक जहाँ वर्षा हो, वहाँ पर ये रबड़ की खेती की जाती है। अगर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ सिंचाई के माध्यम से इसको यानी कि बोया जाता है। और तापमान अगर देखते हैं तो 25 डिग्री जो सेल्सियस है, ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए तापमान चाहिए। और जो इसकी जलवायु है, जो इसका पर्यावरणीय जो क्षेत्र है, आर्द्र, नम और आर्द्र जलवायु चाहिए। आर्द्र माने गीली, नमी होनी चाहिए, ऐसी नमी होनी चाहिए, वे इसके लिए अति आवश्यक है रबड़ के लिए। रबड़ एक महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि ये उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है रबड़। जैसे बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो रबड़ के ऊपर डिपेंड है, तो उन उद्योगों के लिए एक कच्चा माल है, कच्चा माल प्रदान करता है रबड़। अगर इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र देखते हैं तो मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत के जो हमारे जो स्टेट है, दक्षिण भारत राज्य, जैसे केरला है, जैसे ये केरला है, केरल है, ये तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, ये कर्नाटक, अंडमान निकोबार। अगर इंडिया का सदर पार्ट देखते हैं तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर द्वीप समूह, और मेघालय, जो पूर्वी जो भारत में मेघालय की जो गारो, खासी और जैंतिया जहाँ पहाड़ियाँ फेमस है, तो गारो खासी में भी ये रबड़ की खेती की जाती है। ये भारत देश के मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। अगर विश्व में बात करते हैं कि हमारा जो भारत देश है, वे रबड़ के उत्पादन में उसका कौन सा स्थान है, तो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। 5वां स्थान इसका भारत में है। रबड़ का अगर उपयोग देखते हैं किस किस काम में काम आता है, जैसे भी बताया कि जो रबड़ है एक महत्वपूर्ण फसल है जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस रबड़ का जो उपयोग है, जो रबड़ का उपयोग है, जैसे रबड़ हो गया, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारे जो परिवहन के साधन है, जितने भी परिवहन के साधन है, उनके टायर और ट्यूब के बनाने में, चटाई जिसको मैट कहते हैं, मैट चटाई के बनाने में, जितने भी हमारे फुटवियर्स हैं, चप्पल जूते हैं, उनके बनाने में, खिलौने बनाने में, ग्लव्स दस्ताने में, और रबड़ जो इरेजर जिसको बोलते हैं, जो बच्चे जो इरेजर इस टाइप होता है, जो बच्चे पेन से लिखने के बाद उसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, उस रबड़ को बनाने में, गेंद
जो खेलने काम आती है, जिसे बॉल कहते हैं, गेंद बनाने में, और काफी औजार और उपकरण बनाए जाते हैं रबड़ से। तो ये हमारा एक था रबड़। अब दूसरे पढ़ेंगे हम रेशेदार फसलें, कि कौन कौन सी रेशेदार फसलें, जिसमें रबड़ के बाद में दूसरी फसल लेते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें वे फसलें होती हैं जिसमें रेशा होता है, जो फाइबर होता है, तो वे रेशेदार फसलें हैं। जैसे रेशेदार फसल में देते हैं तो कपास, जूट, सन, और जो रेशम है और प्राकृतिक जो रेशम है, ये सभी फसलें रेशेदार फसलें में आती हैं। कौन कौन सी फसलें? जैसे कपास, जूट, सन, और जो प्राकृतिक जो रेशम है, जो रेशम दिया देते हैं, ये सभी रेशेदार फसलें आती हैं। और भारत में मुख्य रूप से ये फसल है जो बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं, ये रेशेदार फसल। प्रथम जो 3 फसल है, कौन कौन सी? जो कपास और जूट और सन, ये तीनों फसलों तो मिट्टी में उगाई जाती हैं, यानी इनकी तो खेती की जाती है, कपास की, जूट की, सन की। लेकिन जो चतुर्थ जो प्रकार है, जो प्राकृतिक जो रेशम है, रेशम, इस रेशम को रेशम के कीड़ों के माध्यम से, यानी कीड़ों को रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो उससे ये रेशम प्राप्त की जाती है, रेशम के कीड़ों को प्राप्त होता है, जिसे कोकून, जो कोकून आपका कोकून इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर देना कि कोकून से हमें रेशम प्राप्त होती है, ये कोकून खेती कहती है। जैसे कोकून से रेशम प्राप्त होती है, ऐसे ही एक मलबरी का पौधा होता है, मलबरी कहते हैं सहतूत को। सहतूत का एक पेड़ होता है कि जिसमें इस प्रकार से उसका फल लगता है ये, और शुरू में ये हरे रंग का होता है, कच्चा होता था, और पकने के बाद में काला या लाल रंग का हो जाता है, और टेस्ट में ये स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कहता है कि जो मलबरी सहतूत है, जो इसकी जो हरी पत्तियां हैं, उस हरी पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और उन रेशम के कीड़ों को पालने से रेशम तैयार किया जाता है, वहां पर रेशम हमको मिलता है। ऐसे रेशम के कीड़ों की जो पालने की जो क्रिया है, उसको रेशम उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन। अगर उसको इंग्लिश में देखें तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर माना होता है रेशम उत्पादन है, रेशम को प्राप्त करने के लिए जो कीड़े पालन किया जाता है। तो ये थे हमारे फाइबर में रेशेदार फसलें। उसमें अब लेते हैं कपास की रेशेदार फसलें में कौन कौन सी फसलें, जैसे कपास है। कपास जो पौधा है, एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जो खरीफ फसल है। भारत का मूल स्थान इसको बोने के लिए कहता है कि जो कपास का जो पौधा है, कपास भारत में बोई जाने वाली एक मूल पौधा है, मूल स्थान है, और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए काम आती है। कपास जो है एक कच्चा पदार्थ होता है, और उसको सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है, जिसको किसान जब कपास को बो देता है, काटने के बाद में जब उसको फैक्ट्री में जाता है, उसे बिनौला अलग निकाला जाता है और उसकी कॉटन रुई अलग निकाली जाती है। विश्व में भारत का कपास उत्पादन में 3रा स्थान है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो भारत में कपास उत्पादन का 3रा स्थान है। और दक्कन का जो पठार है, अगर हम भारत का जो देखते हैं, जो दक्कन का पठार है, जो गोंडवाना लैंड से बना है, गोंडवाना जो भूमि से बना है, जो दक्कन वाला पठार है, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपने पढ़ा आगे और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास के लिए काली मिट्टी फेमस है। तो दक्कन के पठार में ये फसल बोई जाती है। इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा
और सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर जहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो वहाँ सिंचाई की जाती है। इसके लिए वो सिर्फ 210 दिन ऐसे चाहिए पाले रहित, यानी खिली हुई धूप होना चाहिए। जब कपास का जो फूल खिलेगा तो उसके लिए धूप की आवश्यकता होती है। अगर पाला पड़ गया, कोहरा पड़ गया तो कपास का जो फूल है ना वो नहीं खिल पाएगा, अच्छी क्वालिटी कपास नहीं होगी। और खरीफ की फसल है, मुख्य जब उत्पादन देखते हैं तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, मोस्टली जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर ये कपास की जो खेती है ना वो की जाती है। जैसे मुख्य उत्पादन है, जैसे महाराष्ट्र है जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ऊपर ये जो स्पाट है गुजरात, और भारत का जो मध्यवर्ती भाग है इसे भारत के हृदय कहते हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद में ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण में तमिलनाडु, और पंजाब, हरियाणा, ये मुख्य उत्पादन है। भारत में जो कपास उत्पादन की जाती है वो दक्षिणी भारत में, जैसे मुख्य महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी की जमाव है और कपास के लिए काली मिट्टी अति आवश्यक है। अब दूसरा लेते हैं जूट। रेशेदार फसलें में दूसरा लेते हैं जूट। देखिए जूट का जो पौधा है, जूट की जो फसल है, ये भी उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल को, जूट की फसल को हम सुनहरा रेशे कहते हैं, इसको गोल्ड फाइबर के नाम से जाना जाता है, सुनहरा रेशा कहते हैं इसको। ये जूट की जो खेती है मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जो बोई जाती है जहाँ बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जो बाढ़ के जो मैदान है, बाढ़ के मैदानों में जहाँ जल निकास वाले जो उर्वरक जो क्षेत्र हैं, उर्वरक क्षेत्र में ये उगाई जाती है। क्यों? जब बाढ़ का पानी आता है तो बार बार बाढ़ का जो पानी आने से नई मिट्टी का जमाव होता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ वाला जो क्षेत्र है, जैसे असम वाला क्षेत्र है, तो जैसे ये असम और बिहार वाला क्षेत्र है, तो जैसे गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है और गंगा नदी से जो ये बाढ़ वाला क्षेत्र असम, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, तो नई नई मिट्टी का यानी कि जमा होने लग जाता है, तो उससे उसकी फर्टिलिटी है, जो उर्वरकता क्षमता भी बढ़ती है। तो वहां पर इस फसल को बोया जाता है बाढ़ वाले क्षेत्र में, जहां पर जल निकासी क्षेत्र। जूट के बढ़ते समय जब जूट का पौधा बोया जाता है तो उस समय उसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जरूर है कि उसका तापमान अधिक होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में पानी की मात्रा काफी होती है। अगर मुख्य उत्पादन राज्य देखते हैं तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये खेती की जाती है मुख्य रूप से? जैसे पश्चिम बंगाल, गिरी धरा पड़ा वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल, उसके नॉर्थ में से बिहार, ये ईस्टर्न पार्ट में असम और उड़ीसा और ये मेघालय। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा और मेघालय जो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अच्छी होती है, क्योंकि पूर्व भारत में वर्षा अधिक होती है पश्चिम भारत की बजाय, तो उस क्षेत्र में ये जूट की फसल या सुनहरा रेशा बोया जाता है। जूट का अगर उपयोग देखते हैं तो जूट का जो उपयोग है, मैं बताया कि उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में किया जाता है। जैसे टाट पट्टियाँ, बोरियां बनाने के लिए, बोरियों में जैसे अनाज या अन्य सामग्री रखने के लिए टाट पट्टी, बोरियां है, रस्सियां बनाने के लिए तंतु, धागे, गलीचे और दस्तकारी जो चीज में, दस्तकारी जो काम है गलीचे वगैरह में, दस्तकारी की वस्तु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च लागत और कृत्रिम रेशे पैकिंग सामग्री, विशेषकर जैसे नायलॉन है, नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम है, क्योंकि इसकी खेती के लिए अधिक पैसे की जरूरत भी होती है और अधिक श्रम शक्ति भी होती है। सामान को पैकिंग करने में, ले जाने में
और नायलॉन की जो कीमत है वे आज के समय में कम कीमत है सूती वस्त्र बाजार कि सूती वस्त्र महंगा होता जा रहा है और नायलॉन की कीमत गिर रही है, इसलिए बाजार में इसकी मांग जो है कम है। तो ये थे हमारे रेशेदार फसलें। अभी जैसे पढ़ रहे थे सन, अगर जो सन है, सन भी एक मुख्य रूप से एक रेशेदार फसल है। सन भी, सन की जो फसल है इसको बोते समय भी तापमान 24 से 25 डिग्री और उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ में इसको बोया जाता है। और सन की जो पौधा है, पेड़ है, उसको काटने के बाद में इसका जो उपयोग है रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सन को काटने के बाद में सन की खेती की जाती है, जैसे सन बड़ा बड़ा हो जाता है इसमें, तो उसके जो तने को काटने के बाद में उसको बंडल बना दिया जाता है। जैसे लकड़ियों का जो बंडल है ऐसे बंडल बना दिया जाता है, ये बंडल से। और उस बंडल को बनाने के बाद में पानी वाला जो क्षेत्र, जैसे वाटर है, पानी वाले क्षेत्र में लकड़ियों का बंडल सा बना के पानी वाले क्षेत्र उसको डुबो दिया जाता है। कुछ समय बाद में उसको बाहर से निकाल लिया जाता है। जब गीला हो जाता है, इस तरह से गलने लग जाता है, तो फिर उसके बाद में 1 बाय 1 करके, जैसे ये है 1 बाय 1 करके इसका जो स्किन है, इस चमड़ी को छील लिया जाता है, उसका रेशा है उसको छील लिया जाता है और उसके बाद उसको साफ करके धोकर और उससे रस्सियां बनाई जाती है। तो रस्सी बनाने के लिए भी ये काम आता है जो ये सन है। तो ये थे आज हमारी इस वीडियो में कृषि में अखाद्य फसलें, रबड़ और रेशेदार फसलें कि कौन कौन सी फसल थी जो अखाद्य फसलें, जो हमारे उद्योगों के लिए काम आने वाली या उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलें, जिनसे हमारी जो आर्थिक स्थिति है वे आर्थिक स्थिति हमारी ऊंची होती है या वृद्धि होती है। क्योंकि जब तक उद्योगों को, जो उद्योग कृषि के ऊपर निर्भर है, कृषि पर निर्भर उद्योग है, अगर कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो कृषि पर निर्भर जो उद्योग है, जैसे बताया कि रबर है, चीनी वाला है, सूती वस्त्र है, ये उद्योग तब अधिक सफलता प्राप्त करेंगे जब अच्छी खेती होगी। तो ये थे अखाद्य फसलें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और एंड इंग्लिश स्कूल सतीश कुमार चैनल के बेल आइकन के ऊपर आप प्रेस करिए। थैंक यू।